डायनेमिक्स और सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ते हैं। देखो और भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लेते हैं ये एक डिस्क है और इसको हम ओमेगा से घुमा रहे हैं और इस डिस्क के ऊपर एक एम मास का ये ब्लॉक है जो इसके रफ सरफेस पे रखा हुआ है। रफ सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है और इस मास m का एक्सिस से डिस्टेंस r है। तो हमें इसमें निकालना है फाइंड मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क सच दैट ब्लॉक does not slip with respect to disk, such that block does not slip with respect to disk। देखो करो ट्राई। देखो इस केस में हमें ये ब्लॉक को स्लिप नहीं होने देना है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि इसका एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। और एफबीडी में फोर्सेस दिखाओ कौन कौन से होंगे। तो ध्यान से देखो, एक उसके ऊपर सबसे पहले mg डाउनवर्ड लगाएंगे, एक उसके पहले एक उसके ऊपर नॉर्मल इधर लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से अगर तुम देखो इसको, तो क्या ये मास जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हमको ये मालूम है कि इसके ऊपर डेफिनेटली एक रेडियल एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर होना चाहिए। अभी बताओ कि रेडियल एक्सीलरेशन अगर टुवर्ड सेंटर है तो ऐसा तो नहीं है कि रेडियल एक्सीलरेशन अपने आप आ गया, कोई फोर्स होगा तभी तो कौन सा फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसको रेडियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, और वही फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम भी करेगा। क्यों भाई, कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स है जो उसको रेडियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा उसको। तो ये जो फ्रिक्शन है ये टुवर्ड सेंटर लगेगा। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्लिप नहीं हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो अब देखो ध्यान से, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे और इस डायरेक्शन में F इक्वल टू एम ए लगेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो N इक्वल टू एम जी आ जाएगा, और रेडियल डायरेक्शन में लिखेंगे एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए आर, और ए आर की वैल्यू को लिखेंगे आर ओमेगा स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो, अगर हम ओमेगा बढ़ाएंगे तो एफ एस भी बढ़ेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब एफ एस मैक्स होगा तब जो ओमेगा होगा वो ओमेगा मैक्स होगा। तो यहाँ से एफ एस मैक्स की वैल्यू मालूम है कितनी हो जाएगी, म्यू एम जी। तो यहाँ से ओमेगा मैक्स अगर निकालोगे तो ओमेगा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ म्यू जी अपॉन आर। क्लियर है? और देखो और देखो नेक्स्ट एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, और ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। और इस हॉलो सिलेंडर के इनर सरफेस पे एक एम मास है वर्टिकल फेस पे, और वर्टिकल फेस जो है वो रफ है, म्यू फ्रिक्शन है, रेडियस इसका आर है। तो हमें निकालना है फाइंड ओमेगा मिनिमम such that block does not slip with respect to cylinder। block does not slip with respect to cylinder। देखो इस केस में भी अगर तुम सीधे सीधे एफबीडी ड्रॉ करनी है, तुम्हें सबसे पहले ध्यान से फोर्सेस विजुलाइज करने हैं। तो
ये जो m मास है इसके ऊपर अगर हम फोर्सेस दिखाएंगे तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या नॉर्मल दिखाएंगे, और वो नॉर्मल लग रहा होगा सरफेस से इधर की तरफ, फिर इसका वेट होगा mg नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन होगा सरफेस पे ऊपर की तरफ। अब देखो क्रिटिकल सिचुएशन में क्या हम फ्रिक्शन को एफएस मैक्स ले सकते हैं? मतलब हम वो सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं जब ये ब्लॉक जस्ट स्लिप होने वाला है, कि अगर ओमेगा इस वैल्यू से कम हुआ तो ये नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगा। अब क्योंकि नीचे की तरफ स्लिप होगा इसलिए एफ एस मैक्स ऊपर लिया है, और एफ एस मैक्स को लिखेंगे म्यू इंटू एन। तो ध्यान से देखो, क्या ये वाली जो लाइन है ये रेडियल लाइन है? रेडियल लाइन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेडियल लाइन के अलोंग टुवर्ड सेंटर हमें एक्सीलरेशन दिखाना है ए आर, और रेडियल लाइन के जो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है, एक तो हो गया टेंजेंट, टेंजेंट वाले डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल में म्यू एस लग रहा है, मतलब म्यू एन लग रहा है और mg लग रहा है, तो वो बैलेंस होंगे। तो एक इक्वेशन अलोंग रेडियल बनेगी n इक्वल टू m इंटू ए आर, और ए आर को लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन बनेगी म्यू एन इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। तो हमें ओमेगा निकालना है, कितना आया, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन म्यू आर। तो ये जो ओमेगा निकल के आया ये ओमेगा मिनिमम होगा, क्योंकि अगर इससे कम हुआ ओमेगा तो नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल कम होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो वो नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व तो कर ले रहे हैं बहुत लोग, बट विजुलाइज हो रहा है ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ओमेगा मिनिमम है। सर हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है अभी आ बहुत ब्रेक होके आ रही है, मुझे समझ में नहीं आएगा। रही है सर अभी आ रही है आवाज। हाँ बोलिए। सर इसमें जो रेडियल एक्सेलरेशन जो लग रहा है ये ब्लॉक पे लग रहा है या सिलेंडर पे लग रहा है टुवर्ड रेडियल सेंटर। एक्सेलरेशन लगता नहीं है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है। तो ब्लॉक का रेडियल एक्सेलरेशन किधर होगा, ब्लॉक किस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल के सेंटर की तरफ होगा। ठीक ठीक है। एक्सेलरेशन थोड़े ना लगता है, लगते तो फोर्स है ना। एक्सेलरेशन तो बॉडी थोड़ा का सर होता है। कंफ्यूजन था। हम्म। सर जैसे एक आप स्यूडो फोर्स बता रहे थे ना, बताए थे सूडो फोर्स उसमें नहीं सर है बेटा, डोंट उसके कंफ्यूज, रेस्पेक्ट में मतलब कंफ्यूज। ग्राउंड से एफबीडी बना रहे हैं, बार बार मिक्स मत करो कॉन्सेप्ट्स को। ग्राउंड से एफबीडी बना रहे हैं, सूडो फोर्स की बात ही कहां से आ गई। और देखो नेक्स्ट, एल लेंथ का ये स्ट्रिंग है, mass is given, tangential velocity such that it revolves in a circular path with angular speed ओमेगा। तो हमें निकालना है फाइंड एंगल थीटा, एंड बी पार्ट में टेंशन इन स्ट्रिंग, एंगल थीटा एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। और ये जो बनाया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं, क्लियर है? क्योंकि जब ये घूम रहा होगा ना तो ये एक कोन की तरह बन रहा है, ध्यान से देखो तो। मास m हमको गिवन है, l गिवन है, ओमेगा गिवन है। देखो करो ट्राई। देखो इस केस में भी ऐसे ही चलना है,
सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए मास का, एफबीडी सही से बनाओ, एक्सीलरेशन सही से दिखाओ, बाकी सारा काम कॉमन है। तो उसके ऊपर सबसे पहले वेट mg हो गया, ध्यान से देखो इधर। इसके बाद जो टेंशन टी लगेगा, वो टेंशन टी क्या वर्टिकल से थीटा एंगल पे होगा, और कोई फोर्स लगेगा? और कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसके बाद इसका रेडियल डायरेक्शन बना लो। रेडियल डायरेक्शन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में ही टुवर्ड सेंटर इसके ऊपर रेडियल एक्सीलरेशन लगेगा। अब ध्यान से देखोगे अगर, तो इसका अगर हम रेडियस निकालें r, तो क्या r की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं l साइन थीटा। तो इसका जो ar होगा, ar होता है r ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इस बार बोलेंगे कि टी साइन थीटा इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो टी कॉस थीटा है वो उसका वेट mg बैलेंस कर रहा है। तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, तो एक बनेगी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, और एक बनेगी टी साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए आर। ए आर की वैल्यू अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सॉल्विंग वी गेट t इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस थीटा की वैल्यू मिल रही है g अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर। तो वहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स g अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर। आ रहे हैं दोनों आंसर, बोलिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल describes a horizontal circle on the inner surface smooth inner surface of a conical funnel as shown at a height h। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल।
अगेन इसमें भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके स्मूथ सरफेस पे। तो मैं सबसे पहले ही कहूंगा कि भाई इसके ऊपर अगर हम एफबीडी बनाएं तो कौन कौन से फोर्सेस नजर आएंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, क्या इसका वेट mg होगा नीचे की तरफ, बोलो फोर्स में कोई डाउट है तो, और दूसरा नॉर्मल होगा इधर की तरफ, ठीक है। और ये वाला जो डायरेक्शन है इसका, ये इसका रेडियल डायरेक्शन होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। अच्छा ये बताओगे कि नॉर्मल इसका एंगल कितना बनाएगा, थीटा एंगल कहाँ से बन रहा होगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल से। वर्टिकल से? हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल से थीटा बन रहा होगा, करेक्ट। तो अभी बताओ इसका रेडियल एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन तो रेडियल डायरेक्शन में ही बनेगा, क्यों? देखो ध्यान से, और मान लेते हैं कि इसका रेडियस आर है, रेडियस आर हमको दिया नहीं है, तो ए आर को हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर, क्यों? अगर ये वी स्पीड से जा रहा है तो इसका टेंजेंशियल स्पीड अगर वी है तो इसका रेडियल एक्सीलरेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। अब ध्यान से बताओ कि अगर पूछा जाए कि विच फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या आंसर करोगे? विच फोर्स एक्टिंग एज n cos थीटा। cos थीटा, करेक्ट। तो क्या n sin थीटा जो है वो इसका वेट mg बैलेंस करेगा, और n cos थीटा जो है वो इसको m इंटू ए आर प्रोवाइड करेगा। ए आर को लिख देंगे हम लोग वी स्क्वायर बाई आर। तो जरा दोनों इक्वेशन डिवाइड करो, क्या मिलेगा? तो tan थीटा की वैल्यू मिलेगी g इंटू आर अपॉन वी स्क्वायर, और tan थीटा को इस ट्राइंगल से क्या हम लोग r बाई एच लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये h है, ये r है और ये थीटा है, तो tan थीटा को r बाई एच लिख सकते हैं। तो r बाई एच अगर लिखेंगे तो r r कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ g इंटू एच। कर लिया था सभी ने तो भाई? यस सर। कर ले रहे हो ना आसानी से? ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इस केस में हमको एक चेन दी हुई है, और वो चेन जो है एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल के ऊपर v स्पीड से रोटेट हो रही है, ठीक है। तो इस चेन का टोटल मास हमको गिवन है और इसका रेडियस हमको गिवन है, और हमें एक टेंशन निकालना है कि चेन के अंदर कितना टेंशन डेवलप हो रहा है। तो देखो तुमको याद होगा कि टेंशन हमें कभी भी निकालना होता है मास वाले स्ट्रिंग्स के केस में, तो हम क्या उसको कट कर देते हैं वहां से, क्यों भाई? तो हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखना, और वो एलिमेंट हम लोग ये एलिमेंट ले रहे हैं, ध्यान से देखो, ये एक एलिमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं कि इस एलिमेंट पे कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो ये मेथड जरा ध्यान से देखना, ये पहली बार आ रहा है तुम्हारे सामने मेथड, बट ये आगे कई जगह कई चैप्टर्स में आएगा। तो ये एलिमेंट हो गया, मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल डी थीटा है, तो इस एलिमेंट की जो लेंथ आएगी, क्या वो लेंथ आर डी थीटा हो जाएगी? बताना। इसके बाद इस एलिमेंट पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, तो देखो एक टी इस पे इसके पड़ोसी वाला एलिमेंट लगाएगा, एक टी इस पे इसके पड़ोस वाला एलिमेंट लगाएगा, क्लियर है ये भी? और फिर हमें ये देखना है कि ये जो एलिमेंट है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, तो ये जो एलिमेंट है ये सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा था, ध्यान से देखो। अब सेंटर पे अगर ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा था, और ये मैं एक लाइन बना दूं, तो क्या ये वाला जो बाइसेक्टर है ये दोनों एंगल यहाँ पे डी थीटा बाई 2 और डी थीटा बाई 2 होंगे? ये बताओ, ये पूरा एलिमेंट का एंगल डी थीटा था, तो मैंने एक बाइसेक्टर बनाया, तो बाइसेक्टर क्या दोनों एंगल को हाफ हाफ डिवाइड करेगा? बाइसेक्टर बनाने के पीछे पर्पस मेरा ये है कि जब मैं इन टेंशंस के कंपोनेंट लूंगा, तो क्योंकि ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा डी थीटा बाई 2, इसी तरह से ये एंगल 90 है
तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा डी थीटा बाई 2। तो बताओ कि टेंशन का कौन सा कंपोनेंट रेडियल लाइन के लॉन्ग लग रहा है? क्यों भाई, टेंशन का कौन सा कंपोनेंट रेडियल लाइन के अलोंग लग रहा है? साइन थीटा वाला लग रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाई 2, ये दोनों मिलके उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यस और नो? बताओ, ये दोनों मिलके उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इस बात में डाउट है कोई? और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग लिखेंगे m इंटू ए आर। अब क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट लिखा है तो m ना लिख के उसको लिखेंगे dm इंटू ए आर। ठीक है, अब dm कैसे निकलेगा इस एलिमेंट का? तो dm निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इंटू इस एलिमेंट का लेंथ, यूनिटरी मेथड लगा दिया तो ये हो जाएगा m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। देखो, और ए आर की वैल्यू क्या होगी? तो ए आर की वैल्यू तो हर एक एलिमेंट की वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगी, देखना ध्यान से। तो अब जरा रखो इसमें क्या आएगा, तो ये आएगा 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू dm की जगह आएगा m बाई 2 पाई इंटू डी थीटा और इंटू वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो साइन डी थीटा बाई 2, डी थीटा क्योंकि छोटा एंगल है तो क्या छोटा एंगल के केस में साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो उसी तरह से साइन ऑफ डी थीटा बाई 2 को हम लोग सिर्फ डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2t इंटू डी थीटा बाई 2 इज एम वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर और इंटू डी थीटा। तो देखो यहाँ से 2 कैंसिल और डी थीटा इधर कैंसिल, तो यहाँ से तुम्हें t मिल गया एम वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो देखो कभी भी सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर चेन है, उसमें कभी भी टेंशन तुम्हें निकालना होगा तो तुम्हें ये डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा, एक नहीं कम से कम 10 जगह आएगा पूरे फिजिक्स में। तो पहली बार जब आया है तो ध्यान से समझ लो, इस स्ट्रिंग में इस रिंग के हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ टेंशन डेवलप हो रहा है। अब क्योंकि पूरी रिंग यूनिफॉर्म है तो हर जगह जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो एक जैसा है, पूरे रिंग में एक जैसा टेंशन है। अब इस एलिमेंट पे टेंशन कौन लगा रहा है? तो इस एलिमेंट पे टेंशन इसके अड़ोस पड़ोस वाले एलिमेंट लगा रहे होंगे। किधर की तरफ लगा रहे होंगे? टेंजेंशियली लगा रहे होंगे। तो इन्हीं टेंशन का जो रिजल्टेंट है वो इस एलिमेंट को सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि कोई और फोर्स तो है ही नहीं। बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई जगह आएगा। फिर एक बार रिपीट कर दीजिए पूरा। मैंने इसमें ये बोला कि सबसे पहले एलिमेंट लिया है, सबसे पहले ये सोचो कि जब ये रिंग घूम रही है ना तो इसके हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट पे मतलब अपने पड़ोस वाले एलिमेंट पे फोर्स लगा रहा होगा। तो वो जो फोर्स लगा रहा है ना अपने पड़ोस वाले एलिमेंट पे, वो फोर्स हमें निकालना है, उसी फोर्स को ये टेंशन बोल रहा है। अब वो फोर्स निकालने के लिए क्या किया हम लोगों ने, तो हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, डिफरेंशियल एलिमेंट जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, जो सेंटर पे डी थीटा सबटेंड कर रहा था। अब इस एलिमेंट पे लगने वाला जो टेंशन है वो एक टी इधर लग रहा होगा, एक टी इधर लग रहा होगा। कौन लगा रहा होगा ये टी? तो उसके लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट है वो उधर की तरफ टी से खींच रहे होंगे और उसके राइट साइड वाले एलिमेंट इधर की तरफ टी से खींच रहे होंगे। तो इन दोनों टी का टेंजेंट वाले डायरेक्शन से जो एंगल है वो डी थीटा बाई 2 है। तो इन दोनों का टुवर्ड सेंटर कंपोनेंट कितना आएगा? तो ये दोनों कंपोनेंट हो गए टुवर्ड सेंटर वाले कंपोनेंट, और यही टोटल फोर्स मिलके इस एलिमेंट को क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू ए आर। बस यही बस थोड़ा खास बात है, इसमें कोई डाउट है दीदी तो बताओ। बोलिए सर। हाँ सर जब वो रिवॉल्व कर रही है तब ऐसी कंडीशन है ना, अगर वो मतलब स्टेशनरी कंडीशन में होती तो फिर टेंशन लगता नहीं कि लगता? ये हो जाता टेंशन, रखा हुआ है टेबल पे सिंपली तो क्यों टेंशन लगेगा? जब घूम रहा है तो हर एलिमेंट जो है वो बाहर की तरफ भागना चाह रहा है, तो बाकी सारे एलिमेंट उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, अंदर की तरफ। तो वही वाला टेंशन निकालना है हमको कि ये टेंशन कितना है। जो अभी आपने बताया था कि बाकी सब उसको अंदर की ओर खींच रहे हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। भाई सोचो ना थोड़ा सा, ये एलिमेंट जो है अगर मान लो ये चेन टूट जाए,
मान लो यहाँ से कट कर दें हम, तो ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? यस घूमते सर। मान लो कि वो डोर टूट जाए, तो ये एलिमेंट कहाँ भागेगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ इसलिए भागेगा क्योंकि बाकी सारे फोर्सेस उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तभी घूम पा रहा है सर्कल में। किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए टुवर्ड सेंटर फोर्स चाहिए ही चाहिए, बिना टुवर्ड सेंटर वाले फोर्स के वो सर्कल में घूम नहीं सकता है। तो इसके ऊपर टुवर्ड सेंटर फोर्स कौन लगा रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स इसके अड़ोस पड़ोस के दो एलिमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं? बताओ। सर जब वो चेन टूटेगी तो जो टूटा हुआ हिस्सा होगा वो बाहर की ओर किस ओर जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा ना? चेन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ग्राउंड से देखेंगे तो टेंजेंशियली जाएगा। सर ये डीएम कैसे निकाला? डीएम निकालने के लिए क्या किया, टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, यूनिटरी मेथड से निकाला है। 2 पाई आर लेंथ का मास है m, तो 1 का मास कितना होगा, m बाई 2 पाई आर। तो r डी थीटा का मास कितना होगा, तो m बाई 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। पढ़ा है ऐसा कुछ? यस सर यस। यूनिटरी इस मेथड। क्वेश्चन को हम लोगों ने डिफरेंशियल एलिमेंट लेके सॉल्व किया सर। हाँ। मतलब ऐसा क्यों किया सर, ये बता दीजिए। तो ये हम लोग को कैसे क्लिक करेगा कि इस क्वेश्चन को मतलब डिफरेंशियल। अब एक्चुअली है क्या ना, ये थोड़ा एक अलग टाइप का है, तो तभी मैंने कहा ना कि ये कई जगह आएगा। अब है क्या, अगर हम पूरे का एफबीडी बनाते तो सारे टेंशन कैंसिल हो जाते ना, ये बताओ। ये सर प्रॉब्लम तो यही थी ना, अगर हम पूरा पूरा रिंग ले लेते, पूरे रिंग का एफबीडी बनाए, तो पूरे रिंग का एफबीडी लेते तो सारे टेंशन कैंसिल हो जाते। तो जो सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में एक एलिमेंट घूम रहा है, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया है। तो मतलब किसी भी एक पॉइंट पे निकाल लिया और वही टेंशन सब जगह होगा। क्योंकि सिमेट्री है तो हर जगह लेंगे। और ये बात तो मैंने बताई हुई है ना कि अगर किसी चेन में टेंशन निकालना होता है तो हम उसको कट करके वहां मासलेस स्ट्रिंग जोड़ देते हैं। तो वैसे ही मान लो कि हमें यहाँ पे टेंशन निकालना था, तो हमने एक मासलेस स्ट्रिंग यहाँ जोड़ी, एक मासलेस स्ट्रिंग यहाँ जोड़ी, और इसका एफबीडी बना लिया सिर्फ। अब ये पहली बार आया इसलिए थोड़ा ऑड लग रहा है, बट कई बार आएगा, ये सेम सिचुएशन है। सर्कुलर रिंग में, सर्कुलर चेन में कभी भी टेंशन निकालना होगा तो यही अकेला मेथड है बस। ठीक है, यस सर। बढ़े आगे फिर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ही है, देखो नया थ्योरी में और कुछ नहीं है, एप्लीकेशंस में ही पढ़ रहे हैं। और एक नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न। और इसमें हम पहला केस लेके चलते हैं, a car traveling with constant speed on a horizontal turn. A car traveling with constant speed on a horizontal turn, क्या निकालना है हम लोगों को? तो अब ऐसे बताओ कि जैसे ये बात तो पहले हो चुकी है कि अगर किसी व्हीकल को एक्सेलरेट होना है
तो बताओ कि फोर्स कौन लगाएगा? क्यों भाई? अगर किसी कार को एक्सीलरेट होना है तो फोर्स कौन लगाएगा? इसी तरह से अगर उसको डेसिलरेट होना है तो फोर्स कौन लगाएगा? क्यों भाई? तो उसी तरह से सोचो कि अगर किसी कार को टर्न लेना है, ठीक है, टर्न लेना है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो ये बताओगे कि टर्न लेने के लिए कौन सा फोर्स होगा जो उसको रेडियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि बिना रेडियल एक्सीलरेशन के तो टर्न हो नहीं पाएगा ना। अगर सर्कुलर टर्न लेना है आर रेडियस का, तो उसके ऊपर टुवर्ड सेंटर कोई फोर्स लगना चाहिए। स्पीड हमने फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट ली हुई है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से टर्न ले रहा है, तो कौन सा फोर्स होगा जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट, फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कोई और फोर्स तो है ही नहीं। समझ गए ना? और कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्लिपिंग नहीं हो रही है, ध्यान रखना, टायर हैं, स्लिप नहीं कर रहे हैं, रोल होते हुए टर्न हो रहा है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जो उसको टर्न के लिए एआर प्रोवाइड करेगा। अब जरा ध्यान से कैलकुलेशन देखना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए आर, और ए आर को लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर। अब ये बताओ कि अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे, मतलब ज्यादा स्पीड पे टर्न लेंगे, तो क्या ज्यादा फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा? यस और नो? क्यों भाई? यस सर, स्पीड बढ़ाते हैं, हायर स्पीड पे टर्न लेते हैं, तो क्या ज्यादा फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा? लेकिन फ्रिक्शन की तो अपनी एक लिमिट है कि उस लिमिट से ज्यादा तो लग नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि एक मैक्सिमम स्पीड होगी जिसपे वो टर्न सेफली पॉसिबल होगा। उससे ज्यादा स्पीड पे अगर हमने टर्न लिया तो कार स्किड कर जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन इनसफिशिएंट हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड ड्यूरिंग अ टर्न। क्या करें इसके लिए? तो एफ एस को कर देते हैं, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। देखना ध्यान से, तो यहां से एफ एस मैक्स की जगह लिखेंगे म्यू एम जी, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। तो यहां से हमें वी मैक्स मिल जाएगा। कितना आ रहा है? वी मैक्स का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। देखो क्लियर है? नोट कर लो। सर ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर कैसे है, ये नहीं समझ आया। फ्रिक्शन किधर लगता है ये बताओ? जब एक्सीलरेट होती है कार तो किधर लगता है फ्रिक्शन? कार जब एक्सीलरेट होती है तो फ्रिक्शन मोशन की डायरेक्शन में लगता है सर। मोशन की डायरेक्शन मत बोलो, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में लगता है। जिधर उसकी डिमांड होगी उधर ही वो सप्लाई करेगा। तो अगर कार एक्सीलरेट हो रही है तो आगे की तरफ लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर हमने ब्रेक्स लगा दिए हैं तो पीछे की तरफ लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर कार टर्न ले रही है तो एक्सीलरेशन किधर रिक्वायर्ड है? टेंजेंशियली रिक्वायर्ड है या रेडियल रिक्वायर्ड है? रेडियल। टेंजेंशियल, अरे रेडियल टेंजेंशियल का रेडियल रिक्वायर्ड है। रेडियल रिक्वायर्ड है तो फ्रिक्शन भी रेडियल लगेगा। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, जिधर स्लिप होने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट लगेगा टू अवॉइड स्लिपिंग। ध्यान से सोचो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा, अपने डाउट्स खुद ही तुम क्लियर कर सकते हो। सोचो बस थोड़ा सा। फ्रिक्शन किधर लगता है? तो फ्रिक्शन उधर लगता है जिधर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट कहाँ है एक्सीलरेशन की? क्लियर है? फर्स्ट बताओ। अब इसी में थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूं, बताना फिर अगर क्लियर है तो इसमें हम लिखेंगे ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विथ वेरिएबल स्पीड, ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विथ अ वेरिएबल स्पीड। अब जरा ध्यान से बताना, सपोज ये उसका रोड है, ठीक है, और ये वो व्हीकल है, और इस बार ये जो व्हीकल है वो वेरिएबल स्पीड से जा रहा है।
तो मान लो कि स्पीड उसकी इंक्रीजिंग है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये एक तरह से टॉप व्यू है, स्पीड उसकी बढ़ रही है। तो ये बताओ अगर स्पीड बढ़ भी रही है और टर्न भी ले रहा है तो उसको कौन कौन से फ्रिक्शन, कौन कौन से एक्सीलरेशन होने चाहिए उसके पास, बताओ। क्या उसके पास एटी भी होना चाहिए और उसके पास एआर भी होना चाहिए, बताओ। यस सर। यस तो सर। अब ये बताओ कि अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। इधर टेंट पे लगेगा सर। ये वाला डायरेक्शन रेडियल हो गया और ये वाला डायरेक्शन टेंजेंशियल हो गया। तो अब सपोज करो कि हमने एक्सीलरेटर भी दबा रखा है और हमने गाड़ी का टर्न भी ले लिया है, स्टीयरिंग भी मोड़ दी, तो इसका मतलब एक्सीलरेट कर रहे हैं तो एटी भी चाहिए और टर्न ले रहे हैं तो एआर भी चाहिए। लेकिन एटी हो या एआर हो, प्रोवाइड कौन करेगा, ग्राउंड से तो एक ही फोर्स लग सकता है विच इज फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो ए टोटल के डायरेक्शन में होगा। यस और नो बताओ। यस सर। इस बार जो फ्रिक्शन होगा वो ए टोटल के डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एआर प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन का दूसरा कंपोनेंट एटी प्रोवाइड करेगा। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे इस बार, तो इस बार हम लोग लिखेंगे एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए टोटल, क्यों भाई। और ए टोटल की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। देखो सर एटी यहाँ पर कांस्टेंट होगा ना? बेटा वो तो डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया है तो कांस्टेंट ले लेना, वेरिएबल दिया है तो वेरिएबल भी हो सकता है। एटी है, कहने का मतलब ये है कि एटी और ए आर दोनों लगेंगे, बस ये है। जरूरी नहीं है कि एटी कांस्टेंट हो, मैंने वेरिएबल स्पीड लिखा है सो दैट दोनों केस कवर हो जाए इसमें, ठीक है ना। सर और यहाँ एक बोलेंगे डाउट है। कार विल जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग। कार कौन से मूवमेंट पे स्लिप करने लगेगी, तो कार तब स्लिप करने लगेगी जब एफ एस जो है वो क्या बन जाएगा, एफ एस मैक्स। और एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पे, म्यू एम जी हो सकती है। तो इस केस में तुम जब निकालोगे ना वैल्यू किसकी, वेलोसिटी की, तो तुम देखोगे इस केस में वेलोसिटी कम आ जाएगी, मतलब कम वेलोसिटी पे ही स्लिपिंग हो जाएगी। पिछले वाले केस में ज्यादा वेलोसिटी आएगी, क्योंकि पिछले वाले केस में तुम ऐसे ही सोचो कि पूरा का पूरा फ्रिक्शन जो है वो एआर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एआर प्रोवाइड कर रहा है, एक कंपोनेंट एटी प्रोवाइड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है एआर प्रोवाइड करने वाला जो कंपोनेंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस केस में कम स्पीड पे ही जो है स्लिपिंग हो जाएगी। तभी बोलते हैं कि भाई ड्यूरिंग अ टर्न जो है वो एक्सेलरेट या डेसिलरेट नहीं करना चाहिए अगर स्पीड हाई है तो, ठीक है ना। अब पूछो क्या पूछ रहे हो। सर आपने बताया कि गाड़ी से व्हीकल जो है वो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा। बेटा आवाज नहीं आई आपकी, फिर से। अगेंस्ट लगना चाहिए ना? मुझे नहीं सुनाई पड़ा, बीच में गायब हो गया। किसी को सुनाई पड़ा है तो बताओ भाई। सर व्हीकल जिस डायरेक्शन में सर एक्सीलरेट होगा तो सर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो तो उसको रोकेगा ना एक्सीलरेट होने से। नहीं बेटा, फ्रिक्शन फोर्स ही तो है जो उसको एक्सीलरेट करा रहा है। कैसे एक्सीलरेट हो रहा है कोई व्हीकल, तुम पुराना भूलते जाते हो और फिर अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हो, अननेसेसरी बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस केस में जो स्पीड लिमिट आएगी, जिस स्पीड पे स्लिपिंग होगी वो पिछले वाले केस से कम आएगी। क्यों कम आएगी ये क्लियर है। और थर्ड केस में लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, हॉरिजॉन्टल टर्न on a banked road, horizontal turn on a banked road।
देखो अब तुमने देखा होगा नॉर्मली जैसे हाईवेज होते हैं तो जहां पे स्पीड लिमिट ज्यादा होती है तो वहां पे नॉर्मली जब टर्न होता है या वो जो F1 रेस के जो ट्रैक्स होते हैं तो तुमने देखा होगा कि टर्न में उनमें जो है वो बहुत ज्यादा बेंड होते हैं, तो उसको बोलते हैं बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग होने से क्या बेनिफिट होगा वो हम लोग यहाँ समझते हैं। तो देखो जैसे मान लेते हैं कि वो जो टर्न है, वो टर्न पे जो रोड है वो थीटा एंगल से बैंक्ड है। सपोज ये व्हीकल है, ठीक है, तो अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज होंगे, तो तुम देखो इसके ऊपर mg नीचे की तरफ होगा और नॉर्मल इस पे ऊपर की तरफ होगा। और जिस सर्कल में ये गाड़ी टर्न ले रही है, ध्यान से देखो, उस सर्कल का ये रेडियल लाइन बनेगा। तो नॉर्मली जैसे लेफ्ट टर्न है, तो लेफ्ट टर्न अगर है तो राइट साइड से थोड़ा रोड जो होती है वो उठा के बनाई जाती है, तो इसको बैंक्ड रोड बोलते हैं। तो बैंक्ड रोड से बेनिफिट क्या होगा, ध्यान से यहां समझते हैं। तो देखो ये जो नॉर्मल है ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा। तो अभी तक क्या था, अभी तक नॉर्मल सिर्फ mg को बैलेंस कर ले रहा था, नॉर्मल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था सेंट्रीपिटल फोर्स में। लेकिन अगर रोड को थोड़ा सा बैंक कर देंगे तो तुम देखो ध्यान से, क्या नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या टुवर्ड सेंटर लगने लगा, और नॉर्मल का कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर लगने लगा मतलब वो रेडियल एक्सीलरेशन में हेल्प करने लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन कम भी पड़ जाए तो भी नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऐसा है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो इस केस में यही बेनिफिट है। तो क्या होगा कि जो स्पीड लिमिट है वो बढ़ जाएगी। तो अगर हम स्पीड निकालें जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है सपोज, ठीक है ना, स्पीड v when friction is not required, मतलब बिना फ्रिक्शन के ही गाड़ी टर्न हो जाएगी, तो वो स्पीड लिमिट कितनी आएगी। तो देखो एक वैल्यू तो बैलेंस करेंगे, n cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के, और दूसरा लिखेंगे n sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू AR, और AR को लिखेंगे हम लोग v स्क्वायर बाई आर। तो यहां से अगर तुम निकालोगे तो यहां से आएगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन g इंटू आर। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ g इंटू आर इंटू tan थीटा। तो ध्यान से देखना, ये वो स्पीड निकल के आएगी जिस स्पीड के लिए वो जो रोड है वो डिजाइंड है। ये वो स्पीड है, इस स्पीड के लिए ये रोड डिजाइंड है। मतलब ये स्पीड पे अगर कार निकलेगी यहाँ से तो उस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मतलब बिना फ्रिक्शन के ही टर्न हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि भाई एक ही स्पीड है उसी से निकलना है, थोड़ा कम ज्यादा तो चलता ही है ना। तो अब ये बताओ कि अगर हम इस स्पीड से ज्यादा स्पीड रखेंगे तो कार की स्लिपिंग टेंडेंसी किधर की तरफ बनेगी, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन क्या अंदर की तरफ लगेगा, क्यों भाई। यस सर। यस तो सर। नॉर्मल के साथ साथ फ्रिक्शन भी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ज्यादा स्पीड पॉसिबल होगी। और अगर हम इससे कम स्पीड पे टर्न लेते हैं तो क्या होगा, अंदर की तरफ स्लिप कर जाएगा सर। एक्चुअली देखो प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है कि हम हाईवे पे खड़े हो जाए तो कार नीचे स्लिप कर जाए, ठीक है ना। हाँ ये है कि प्रॉब्लम्स में हम लोग निकाल ले रहे हैं। प्रैक्टिकली तो हाई स्पीड होती है, लो स्पीड नहीं होती है, क्योंकि होता क्या है कि कार रेस्ट पे भी होगी तो उसका म्यू जो है वो tan थीटा से बड़ा होगा। अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा से बड़ी होगी तो वो कभी स्लिप डाउन नहीं होगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हाँ लेकिन ये है कि इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं कि जब लो स्पीड पे जाएंगे तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो ऊपर की तरफ लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। निकाल सकते हैं क्या, तो यहां तुम ये निकालो, मैक्सिमम स्पीड लिमिट इफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। मैक्सिमम लिमिट हम लोग निकालते हैं, मिनिमम की बात नहीं करेंगे। तो बताओ जरा इसमें मैक्सिमम लिमिट क्या आएगी, कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम लिमिट के केस में ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो यही सेम एफबीडी दोबारा बन जाएगी, देखो ध्यान से, यही सेम एफबीडी दोबारा बनेगी, सिर्फ एक फोर्स और लगने लगेगा। मैक्सिमम के केस में फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा बताओ, जब हम मैक्सिमम स्पीड पे टर्न ले रहे हैं,
क्या फ्रिक्शन भी इधर की तरफ आएगा, और इस फ्रिक्शन को भी हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एस मैक्स लिख दें। एफ एस मैक्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। एंगल देखोगे तो ये वाला एंगल थीटा आएगा, और रेडियल एक्सीलरेशन पहले की ही तरह टुवर्ड सेंटर। तो क्या इक्वेशन आएगी देखो, तो यहां से लिखेंगे एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एन साइन थीटा, और रेडियल डायरेक्शन में एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए आर, और ए आर को लिखेंगे वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर। तो इन दोनों को सॉल्व करके जरा वी मैक्स निकाल लो क्या आएगा। देखो एफबीडी जो बनाई है उसमें कोई डाउट है बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। जब हम बहुत हाई स्पीड पे टर्न लेंगे तो व्हीकल का स्लिपिंग टेंडेंसी बाहर की तरफ होगा, ये तुमने ही बता दिया सोच के। तो जब व्हीकल के स्लिपिंग टेंडेंसी बाहर की तरफ होगा तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगाएंगे। तो फ्रिक्शन को अगर हम म्यू एन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट पे बात कर रहे हैं। उससे कम स्पीड पे जाएंगे तो कम फ्रिक्शन में काम चल जाएगा। निकालो वी मैक्स क्या आएगा। वी मैक्स की वैल्यू आनी चाहिए अंडर रूट ऑफ जी आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। आ रहा है ये किसी का? यस सर। एफबीडी में कोई डाउट इसमें तो बताओ। नेक्स्ट देखो, a car starts moving along a rough circular path bracket में mu with constant acceleration a नॉट। ठीक है, तो हमें निकालना है इसमें फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड till it starts slipping on the track, till it starts slipping on the track। रेडियस जो है वो ट्रैक का दिया हुआ है कैपिटल आर। क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है, कार स्टार्ट हुई है, जीरो से स्टार्ट हुई मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुई है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है सर्कुलर पाथ पे। तो देखो अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है तो क्या धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी तो धीरे धीरे रेडियल एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा जो फ्रिक्शन जो है वो एफ एस मैक्स पहुंच जाएगा, और जब फ्रिक्शन एफ एस मैक्स पहुंच जाएगा तो वो मूवमेंट होगा जब कार स्लिप करना स्टार्ट करेगी। तो हमें ये पता करना है कि उस मूवमेंट तक कार ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया है। समझना इसमें ध्यान से, जब कार स्टार्ट हुई होगी ना जब कार स्टार्ट हुई होगी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
सिर्फ उसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। तो एक तरह से समझो कि t इक्वल टू 0 पे सारा का सारा जो फ्रिक्शन होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में AR है ही नहीं स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे ये कार आगे की तरफ बढ़ेगी तो इसके पास AR भी होगा, AT भी होगा। AT तो कांस्टेंट ही है, A0। AR की वैल्यू क्या होगी कि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि कार विल स्टार्ट स्लिपिंग when Fs becomes Fs max। सर और Fs max को हम लोग क्या लिखेंगे, Fs max को बता रहे हैं अभी आंसर, लिखेंगे m इंटू A टोटल। Fs max की वैल्यू डालो तो Fs max की वैल्यू होगी म्यू mg, और A टोटल की वैल्यू लिखो, ध्यान से देखो। तो A टोटल की वैल्यू होगी AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। देखो यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग अगर स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा म्यू जी स्क्वायर इज इक्वल टू A0 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बाई R का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक काम करो, V स्क्वायर की वैल्यू निकालो। V स्क्वायर कितना आता है, V स्क्वायर की वैल्यू आती है क्या, R अंडर रूट ऑफ म्यू जी स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। बताओ यहाँ तक पहले पहुंचो। ये हमने वो स्पीड निकाली जिस स्पीड पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी। अब हमें बस ये पता करना है कि इस स्पीड तक पहुंचने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। तो अब इसके बाद यूज कर लो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। देखो तो V स्क्वायर की जगह U स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, और 2AS की जगह हो जाएगा 2A0S। तो S की वैल्यू आएगी V स्क्वायर अपॉन 2A0। तो आंसर हो जाएगा R अपॉन 2A0 अंडर रूट ऑफ म्यू जी स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। ये आंसर आएगा। आ रहा है ये आंसर, यस सर। समझ में आ गया ना कि क्यों ऐसे किया है। अगर कांस्टेंट स्पीड से चलती तो फ्रिक्शन सिर्फ रेडियल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता, लेकिन स्पीड लगातार बढ़ भी रही है तो फ्रिक्शन A0 भी प्रोवाइड कर रहा है और AR भी प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे समझो। ठीक है, तो इसमें अब तुम HCV वाले क्वेश्चंस करना कुछ, अभी मैं टिक करा देता हूं होमवर्क में। तो इसमें सिर्फ एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बट डायनेमिक्स वाला पार्ट ऑलमोस्ट सारा खत्म है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो हम लोग वर्क एनर्जी करने के बाद करेंगे। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन किया है हम लोग। तो सर क्या पैकेज से कर